नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेंगे और उसमें टॉपिक हमारा है जालौर एवं दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, पीएसआई हर एग्जाम में हमारा अभी यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि गलती कहाँ कर रहे हैं वो देखना है कि यहाँ शब्द का जालौर और दिल्ली सल्तनत, और हम केवल एक पढ़ जाते हैं यहाँ पर कानड़ देव। लेकिन हमें ये देखना है कि जालौर में शासक कौन है और समकालीन दिल्ली सल्तनत की कौन है। तो सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पर बात करेंगे अपन, और उसमें जालौर के शासक कौन कौन थे जिनके साथ दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध थे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत कब से कब है। तो दिल्ली सल्तनत का मतलब है यानी 1206 से लेकर के और 1526 तक का टाइम पीरियड है ये दिल्ली सल्तनत का। और इस टाइम पीरियड में यहाँ पर 5 वंश हुए थे, जिनमें पहला वंश आपका है गुलाम वंश या आदि वंश या आदि गुलाम कह सकते हो या ममलूक कह सकते हो। दूसरा वंश आपका यहां पर आता है जिसका नाम है खिलजी वंश। तीसरा वंश आपका यहां पर है जिसका नाम है तुगलक वंश। चौथा वंश आपका जिसका नाम सैयद वंश। पांचवा आपका वंश है जिसका नाम है लोधी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए हैं? 5 वंश हुए हैं लोधी वंश। क्योंकि अपने शब्द क्या दिया दिल्ली सल्तनत, तो हमें पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है और उस पूरे टाइम में कितने यानी वंश हुए हैं। तो उन वंशों की हम बात करें तो यहां हम बात करें गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो आपका 1206 से 1290 तक का टाइम पीरियड था। 1290 से लेकर के और आपका 1320 तक खिलजी वंश का था। 1320 से लेकर के 1414 तक आपका तुगलक वंश है। 1414 से लेकर के 51 तक आपका सैयद वंश है। 1451 से लेकर के और 1526 तक का आपका टाइम पीरियड लोधी वंश का है। अब इधर हम पैरेलल बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान के समकालीन या जालौर में हम बात करें तो शासक कौन है। तो जालौर में यहाँ पर जो नाम आता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम में आपका आता है नंबर 1 कीर्तिपाल। उसके बाद यहाँ पर शासक हुए जिनका नाम समर सिंह। समर सिंह के बाद यहां पर शासक है उदय सिंह। उदय सिंह के बाद यहां शासक है चाचिंग देव। सामंत सिंह। और कानड़ देव। ये यहां पर शासक हैं। 1181 ईस्वी में इन्होंने यहां पर सोनग्राह चौहान वंश की स्थापना की थी। 1182 से लेकर के और 1205 तक टाइम पीरियड था समर सिंह का। 1205 से लेकर के और 57 तक टाइम पीरियड था आपका उदय सिंह का। 1257 से लेकर के 82 तक टाइम पीरियड था चाचिंग देव का। 1282 से लेकर के 1305 तक सामंत सिंह का और 1305 से लेकर के 1311 तक कानड़ देव का। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जालौर की हम बात करते हैं तो जालौर का जो नाम है वो जाबालीपुर है, प्राचीन नाम। उसके अलावा इसका नाम सोनार कहते हैं हम। इसके अलावा इस दुर्ग को कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है, पर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज कर दिया था जलालाबाद। तो बहुत सारे नामों से ही जाना जाता है। प्रारंभ में अपन जो पढ़ते हैं तो उसमें नाम आता है, जैसे यहाँ पर गुजर प्रतिहारों का शासन था। गुजर प्रतिहारों के बाद में यहाँ पर यानी परमार शासकों का शासन हो गया था। परमार शासकों ने कभी खुद ने स्वतंत्र रूप से शासन किया
तो कभी यहाँ पर गुजरात के चालुक्य शासकों के अधीन होकर काम किया, फिर उसके बाद सोहनग्राज चौहानों की यहाँ पर शाखा स्थापित हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है, फिर वापस राठौड़ों का शासन स्थापित हो जाता है। तो बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर समय समय पर जालौर पर शासन किया। और यहाँ संबंध के रूप में हमें मुख्य रूप से यहाँ सोहनग्राज चौहानों का देखना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई है और 1206 में उनके पैरेलल शासक कौन थे। और ये जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है, इनमें मुख्य रूप से हमारे जो संबंध है वो यहाँ पढ़ने हमें एक तो गुलाम वंश का हमें पता होना चाहिए और दूसरा हमें खिलजी वंश का, क्योंकि यहाँ लास्ट जो है वो 1311 है और इधर आपके 1311 तक खिलजी वंश चलेगा। गलती हम क्या करते हैं दोस्तों, गलती सबसे इंपॉर्टेंट गलती ये करते हैं हम कि यहाँ पर केवल हम कानड़ देव को पढ़ के जाते हैं कि एक इंपॉर्टेंट शासक है और कानड़ देव से बाहर क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन वर्तमान के आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के आप पेपर देखिए, उनमें इल्तुतमिश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा या इन शासकों के संबंधित पूछा जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पूछ लिया कि जैसे 1206 तो मुख्य रूप से हमारे उदय सिंह से यानी दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध स्थापित होंगे, ये पहले दिल्ली सल्तनत से पहले, लेकिन इंट्रोडक्शन अपने को पता होना चाहिए। 1205 से लेकर के अब मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया एक सिंपल धरातली क्वेश्चन पूछ लिया कि उदय सिंह के समकालीन दिल्ली के सुल्तान कौन थे। जैसे अभी आपने देखा कॉलेज लेक्चर के पेपर में पूछा था कि इल्तुतमिश ने जब जालौर पर आक्रमण किया तो जालौर के शासक कौन थे। अब मान लीजिए आप कानड़ देव पढ़ गए तो वो कहां से कर पाएंगे, तो अपने को यहाँ समकालीन शासकों का भी पता होना चाहिए। अब एक एक करके हम लोग इनका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह और कानड़ देव के दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध रहे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपके ये दिल्ली सल्तनत के वंश का भी आपको पता होना चाहिए जब टॉपिक हमारा दे दिया। जैसे मुगल राजपूत संबंध, तो अपने को पता होना चाहिए कि किस किस टाइम पीरियड में किस किस मुगल शासक का शासन रहा है और उसके समकालीन मेवाड़ में कौन है या बीकानेर में कौन है, मारवाड़ में कौन है, आमेर में कौन है, ये भी पता होना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक अगली यूनिट जो होगी उसमें हमारे 6 राजपूताना के शासक और मुगल शासकों के साथ संबंध दे रखा है और इस यूनिट में आपके जालौर, रणथंभौर और मेवाड़ के साथ दिल्ली सल्तनत के संबंध है। तो अब हम चलते हैं एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहां कीर्तिपाल की। कीर्तिपाल 1181 में यहां पर शासक बने थे। अब इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कौन थे। तो कीर्तिपाल को हम मानते हैं यहां पर कि जालौर में सोनगरा चौहानों के संस्थापक, ये नाडौल शाखा या नाडौल के शासक अलहन के छोटे पुत्र थे, छोटे पुत्र थे। नाडौल, क्योंकि जब हम बात करें शाकंभरी के चौहान या अजमेर के चौहान और पृथ्वीराज चौहान के बाद बहुत सारी शाखाओं में होते हैं, तो उनमें रणथंभौर की शाखा है, जालौर की शाखा है, नाडौल की शाखा है, सिरोही के जो देवड़ा है, उधर हाड़ौती के हाड़ा है, ये सभी चौहानों की शाखाएं थी। तो उनमें से एक शाखा ये थी नाडौल की और नाडौल शाखा के अलहन के ये छोटे पुत्र है और छोटे पुत्र तो वहां पर इनको उत्तराधिकार के रूप में यानी वहां पर राजा नहीं बन पाएंगे, इसलिए योग्य थे। और पास में इन्होंने देखा कि मेवाड़ में अधिकार कर सकता हूं, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, मेवाड़ के शासक सामंत सिंह, मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हटाकर अधिकार किया, लेकिन ये मेवाड़ के सरदारों को नागवार गुजरा, क्योंकि वो सामंत सिंह से तो नाराज थे लेकिन वो नहीं चाहते कोई दूसरा व्यक्ति, और यहां कीर्तिपाल से वो लोग खुश नहीं थे। और इनमें भी क्या किया,
जब कीर्तिपाल शासक बने थे इन्होंने चालुक्यों की सहायता से सामंत सिंह को भगाया था और वही काम मेवाड़ के सरदारों ने किया। तो मेवाड़ के सरदार क्या करेंगे, मेवाड़ के सरदार इनको भगा देंगे। तो मेवाड़ के सरदारों ने, मेवाड़ सरदारों ने इस यानी सामंत सिंह का भाई था जिसका नाम था कुमार सिंह, तो कुमार सिंह को शासक बना दिया, शासक बना दिया। और इसमें भी चालुक्यों ने सहायता की। पहले चालुक्यों ने सहायता की थी सामंत सिंह को भगाने में, और फिर मेवाड़ के सरदारों की सहायता भी चालुक्य शासक करते हैं। और ये व्यक्ति इससे नाराज होकर क्या करता है कि चालुक्यों के सामंतों का राज्य था जालौर और सिवाना में, और जालौर और सिवाना पर ये आक्रमण करके वहां पर एक दैया सरदार थे उनकी सहायता ली, और सहायता लेकर के वहां के जालौर और सिवाना के अंतिम शासक यानी कुंतपाल और वीर नारायण को वहां से भगा करके, उनको पराजित करके और वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो यानी यहां इस व्यक्ति ने क्या किया, ये आगे बढ़ करके और चालुक्यों के सामंत जालौर एवं सिवाना के शासकों कुंतपाल एवं वीर नारायण को पराजित कर नए राज्य की स्थापना की, नए राज्य की स्थापना की, यानी सोनग्राज चौहान वंश की इन्होंने स्थापना कर ली। इसलिए हम इनको कहते हैं जालौर में सोनग्राज चौहानों के ये संस्थापक है। कौन है, कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल ने केवल राज्य स्थापित करने का काम किया, यानी नाडोल शाखा के थे, अलण के पुत्र थे, महत्वाकांक्षी थे, इसलिए सबसे पहले मेवाड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया और सामंत सिंह को हटा करके मेवाड़ पर अधिकार भी कर लिया। लेकिन मेवाड़ के शासकों ने इनको वहां से भगा दिया, यानी सरदारों ने किनके साथ मिलकर के, चालुक्यों के साथ मिलकर के। तब ये चालुक्यों के ही सामंत जालौर और सिवाना के शासकों को भगा करके वहां अपनी सत्ता स्थापित की। तो जालौर में यानी सोनग्राज चौहान वंश का संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल। लेकिन कीर्तिपाल के समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं होती है, क्योंकि अब तक तो इस समय तो मोहम्मद गौरी और इनके आक्रमण हो रहे हैं, अब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई है। आगे अब इनके उत्तराधिकारी कौन है, आगे इनके उत्तराधिकारी बनते हैं, उनका नाम है समर सिंह। और समर सिंह का टाइम पीरियड है आपका 1182 से लेकर के और 1205 ईस्वी। और सही मायने में देखा जाए तो आपके समर सिंह भी दिल्ली सल्तनत के समकालीन नहीं है, क्योंकि सत्ता स्थापित कब होती है, 1206 में, और 1206 में होती है, इसलिए यह भी समकालीन नहीं है। बस केवल अपने को इनका ध्यान रखना है कि इन्होंने एक तो अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की, और दुर्ग यानी जो जालौर दुर्ग था उसका सुदृढ़ीकरण करवाया, उसमें शस्त्रागार, कोषागार सबकी स्थापना की थी। तो साम्राज्य को मजबूती प्रदान की, साम्राज्य को मजबूती प्रदान की, और जालौर दुर्ग की जो प्राचीर थी उसको सुदृढ़ या मजबूत बनाया। दूसरा, इन्होंने चालुक्यों के साथ जो हमारी इनकी आपसी जो मतभेद था, लड़ाई चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, चालुक्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए अपनी पुत्री लीलावती की शादी किसके साथ कर दी, यानी चालुक्य शासक भीमदेव के साथ, और वहां पर शादी करके ये लोग आपस में मित्रता स्थापित कर लेते हैं। तो चालुक्यों या चालुक्य शासक भीमदेव के साथ
अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया या विवाह कर मित्रता स्थापित की। यानी अपने साम्राज्य को मजबूत दी, किले के जो प्राचीर थी या चार दीवार थी उसको मजबूत करवाया, उसमें शस्त्रागार बनवाया और उधर चालुक्यों से जब तक अनबन चल रही थी उसको इन्होंने समाप्त किया। बाकी दिल्ली सल्तनत के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। अब तीसरे जो इनके जो उत्तराधिकारी है उनका नाम है उदय सिंह, और उदय सिंह का टाइम पीरियड हमारे उसी समय आएगा। उदय सिंह का आपका टाइम पीरियड है 1205 से लेकर के और 1257 तक का टाइम पीरियड है। अब देखिए यहां जो हमारा दिया गया ये सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि इनके समकालीन दिल्ली सुल्तान कौन है। समकालीन दिल्ली सुल्तान। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें क्या क्या नाम आ सकते हैं दिल्ली सुल्तानों के समकालीन की बात करें हम तो यहां आपके जो नाम आते हैं उनमें क्योंकि 5 से है इनका कार्यकाल तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश के बाद कुछ महीने के लिए बना था रुकनुद्दीन। कुछ समय के लिए कौन बना था? रुकनुद्दीन के बाद शासक बनी थी रजिया। रजिया के बाद शासक बने थे बहरम शाह। बहरम शाह के बाद शासक बने थे अलाउद्दीन मसूद शाह। और नासिरुद्दीन महमूद ये यहां पर शासक बने थे। तो देखो यहां एक नहीं है, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता हमारे साथ दिक्कत हो जाती है समकालीन कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से देहांत हो जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश शासक बने थे 1210 से लेकर के 36 तक। फिर 36 में शासक बनते रुकनुद्दीन जिनकी माता का नाम था शाह तुर्कान, और वो इल्तुतमिश के पूरे परिवार को मराने का प्रयास करती है, लेकिन बाद में दिल्ली की जनता के सामने रजिया पहुंच जाती है। यानी पहली दिल्ली सुल्तान थी जो जनता की सहायता शासक बनी थी रजिया को भी बाद में षड्यंत्र के तहत मार दिया गया, तब बहरम शाह शासक बने। बहरम शाह यानी रजिया 40 तक, फिर उसके बाद 40 से 42 तक बहरम शाह, फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 46 तक, और 46 से लेकर के और आगे यानी बलबन तक जब तक शासक बनेंगे 66 में, तब तक नासिरुद्दीन महमूद है। तो समकालीन ये सारे शासक है किसके? उदय सिंह के। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई तो डेथ के बाद जितने भी जो एरिया थे वो सारे सबने स्वतंत्र कर लिया। इधर नाडोल और ये आसपास का मंडोर का जो क्षेत्र था उस पर उदय सिंह ने आक्रमण किया और उदय सिंह ने अधिकार कर लिया। उदय सिंह उस समय का महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा, सुंदा माता बिलेक, फरिश्ता, बहुत सारे हम बात करेंगे तो इन सबके द्वारा यही पता चलता है कि उदय सिंह एक महत्वपूर्ण शासक थे। जैसे डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि यदि रणथंभौर और अजमेर के बाद यदि कोई बात करें कि यहां पर इन तुर्कों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति था तो वो था उदय सिंह, जिसने यहां पर नियंत्रित किया था। तो इस व्यक्ति की हमारी जो जानकारी है हमें बहुत सारे स्रोतों से जानकारी भी मिलती है। जैसे हम जानकारी की बात करें तो इनकी जानकारी हमें डॉक्टर दशरथ शर्मा से भी मिलती है। इनसे इनकी जानकारी हमें सुंदा माता
अभिलेख से मिलती है। इनसे जानकारी हमें फरिश्ता, जिनका ग्रंथ तारीख फरिश्ता था, दक्षिण भारत में ये रहते वहां पर, यानी अहमदनगर और बीजापुर के शासकों के साथ वहां पर रहते, तो उससे भी जानकारी मिलती है। बहुत सारे और ग्रंथ है जिनसे भी हमें इनकी जानकारी मिलती है कि एक महत्वपूर्ण शासक थे। अब हम बात करते हैं यहां पर किसके जो समकालीन कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होगी, उसके बाद इल्तुतमिश जब शासक बने तो इल्तुतमिश इनके ऊपर कब्जा करेगा, क्योंकि इन्होंने गुजरात में भी लवण प्रसाद को पराजित कर दिया था। यानी इनके समकालीन गुजरात के जो शासक थे, गुजरात के लवण प्रसाद को भी पराजित किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारा है वो दिल्ली सल्तनत के साथ की बात करें तो यहां कौन आक्रमण करेगा? इल्तुतमिश आक्रमण करेंगे। इल्तुतमिश आक्रमण करेगा, लेकिन यह व्यक्ति आगे बढ़ने नहीं देता है, इल्तुतमिश को रोक लेता है और कहते हैं कि इल्तुतमिश को संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्या होना पड़ा? और उस संधि के तहत उदय सिंह ने यहां पर 100 ऊंट और 20 घोड़े दिए थे। कहते हैं बाद में गुजरात के चालुक्यों के साथ या गुजरात शासकों के साथ मिलकर भी इल्तुतमिश के कई और अभियानों को भी असफल किया था इन्होंने। तो यहां इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, परंतु सफल नहीं हुआ। और उसे संधि के लिए बाध्य होना पड़ा, संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उदय सिंह ने यानी 100 ऊंट एवं 20 घोड़े दिए। और कहते हैं कि बाद में फिर जब आक्रमण हुआ था गुजरात के शासकों के साथ मिलकर इल्तुतमिश के अभियान को असफल बनाया या असफल किया। तो यानी एक महत्वपूर्ण शासक था। अभी आपने देखा कॉलेज लेक्चर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? तो वहां के शासक है उदय सिंह। अब हम लोग कानड़ देवी पढ़ के जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर पाते वहां पर, तो इनका स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश के आक्रमण यहां पर, क्योंकि आप उधर मेवाड़ की तरफ बात करोगे तो जब आक्रमण किया तो वहां के शासक कौन थे? वहां शासक थे जयद्रथ सिंह, जिन्होंने भूताला के युद्ध में पराजित किया था। इधर रणथंभौर में भी वहां पर आक्रमण किया था, वीर नारायण को उन्होंने धोखे से मार दिया था। तो ये रणथंभौर का वार, मेवाड़ का वार, जालौर का, कम से कम इल्तुतमिश के समकालीन जितने भी है उनका अपने को पता होना चाहिए। अब ने इसके बाद यानी इनके पुत्र जिनका नाम है चाचिंग देव, चाचिंग देव का कार्यकाल था 57 से लेकर के और 82 तक। यानी चाचिंग देव किसके उत्तराधिकारी है? तो चाचिंग देव उदय सिंह के
उत्तराधिकारी। समकालीन शासक, समकालीन दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान। तो टाइम पीरियड आपका क्या है? 57 से लेकर के 82। और इस टाइम पीरियड में आपके दो समकालीन सुल्तान है, एक का नाम नासरुद्दीन महमूद, ये इल्तुतमिश का पुत्र था, और दूसरा है बलबन। और इन दोनों की भी कोई आक्रमण नहीं हुए, यानी अपने आप को बचाए रखा था। और इस बात की भी पुष्टि होती कि इस व्यक्ति ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इससे यह पता लगता है कि खुद अपने क्षेत्र में स्वतंत्र था, क्योंकि नासरुद्दीन के समय भी हाथ में बागडोर बन के थी, और उसमें वो चारों तरफ से बाकी जब समस्याओं से जूझ रहे थे। बलबन ने वैसे राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण नहीं किया था, हालांकि बंगाल में तुगरिल खान के विद्रोह को दबाया था, इधर राजस्थान में मेवात के क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य था वो था उत्तरी पश्चिमी सीमा को अक्षुण्ण बनाए रखना, और जो साम्राज्य था उसको यानी वहां पर बनाए रखना था। तो ये दोनों समकालीन शासक हैं, अगर पूछे तो दोनों का कोई आक्रमण नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं यानी इनके पुत्र, जिनका नाम है सामंत सिंह। सामंत सिंह, और सामंत सिंह का टाइम पीरियड आपका है 1282 से लेकर के और 1305 तक। अब देखो यहां पर पूछ ले कि समकालीन शासक कौन है सामंत सिंह के, तो समकालीन दिल्ली सुल्तान। तो समकालीन आपके दिल्ली सुल्तान यहां पर 82 में कौन है? बलबन। बलबन के बाद केकुबाद। केकुबाद के बाद कुछ महीने के लिए अगर नाम याद रखना चाहो तो लिख सकते हो क्योमास। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। ये सारे समकालीन शासक थे। मुख्य रूप से बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन का नाम पता होना चाहिए हमें। देखो बलबन की भी बात चली थी, कोई आक्रमण नहीं हुआ। केकुबाद और उसका बेटा तो अल्पवयस्क था, क्योंकि बलबन की डेथ होती है उसके 3 साल में उसका साम्राज्य पूरा नष्ट हो जाता है। बलबन ने यह कहा था कि मेरे बेटे बुगरा खान को शासक मत बनाना, क्योंकि उसका योग्य बेटा महमूद मारा गया था, और बुगरा खान के बेटे केकुबाद को बाद में शासक बना दिया था। और बुगरा इस केकुबाद का बेटा यानी इसको लकवा हो जाता 3 साल में, फिर इसको बना दिया गया, लेकिन मुख्य भूमिका थी जलालुद्दीन खिलजी की, और बाद में इन दोनों को मार करके शासक बन जाता है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन जब खिलजी शासक बना तो कहते हैं कि इसने 1291 में यहां पर आक्रमण किया। ये रणथंभौर पर भी आक्रमण करता है और जालौर पर भी आक्रमण करता है। वहां जाहिन पर यह अधिकार कर लेता है, जिसमें हमीर का एक सेनापति गुरदास सैनी मारे जाते हैं, और बाद में वो घेरा डाल देता है उधर रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन जीत नहीं पाता और उठा करके जाता। तो कहता कि मैं ऐसे दुर्गों को मैं मुसलमान सैनिक इकबाल के बराबर भी नहीं समझता। तो वो तो रणथंभौर के लिए, लेकिन जालौर पर आक्रमण जब हुआ किसका? जलालुद्दीन खिलजी का, तो यहां 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया।
और सांचौर तक बढ़ गया, सांचौर तक बढ़ गया, परंतु यहां पर सारंगदेव बाघेला की सहायता से उसे आगे बढ़ने से रोका। तो यानी यहां जो हम बात करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है तो उस समय जालौर का शासक कौन है? तो उस समय कानड़देव का पिता सामंत सिंह वहां पर शासक है, और सामंत सिंह वहां पर शासक है तो सामंत सिंह ने वहां पर कहते हैं कि इसको आगे नहीं बढ़ने दिया और उसके अभियान को असफल बना देता है, जिसमें सहायता की थी सारंगदेव ने। बाघेला की सहायता से उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वहीं पर रोक दिया था। और हम सब विदित है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि धारण करके शासक बनता है और वो विश्व विजय करना चाहता है, लेकिन पहले भारत का जो अभियान करेगा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के, तो नॉर्थ इंडिया के जो अभियान करेगा उसमें 6 अभियान इंपॉर्टेंट, और उनमें पहला अभियान गुजरात, और गुजरात के लिए सेना जब भेजनी होगी तो वो राजस्थान से होते हुए जाएगी, और राजस्थान में उसने सेना भेजी थी पहले चित्तौड़ से होते हुए। वो चित्तौड़ से जब होते हुए सेना चली गई, लेकिन जब चित्तौड़ से गई थी तो वहां के शासक ने यानी रतन सिंह के पिता ने, समाज सिंह ने क्या मांगा था? दंड मांगा था, और उसके बाद उनको जाने दिया था। अब गुजरात विजय के बाद जब लूट का जो माल था वो लेकर के वापस लौटी तो उन्होंने जालौर के रास्ते से आना समझा, और उस समय कहते हैं कि यानी शासक कौन है? उस समय शासक है आपके सामंत सिंह कानड़देव। कानड़देव उसमें राजकुमार है, और शासक कौन है? शासक वहां पर 1305 तक रहते हैं सामंत सिंह। तो जब गुजरात से लौटती हुई जो सेना आई थी उस समय शासक भी कौन है? सामंत सिंह है। लेकिन इन्होंने अपना राजपाट युवा अवस्था में किसको सौंप दिया? यानी अपने पुत्र कानड़देव को सौंप दिया था। लेकिन जिस समय उस सेना एक्चुअल में आई थी, जो पड़ाव डाला था, उस समय कानड़देव युवराज के रूप में अपने यानी सेना नायक कह सकते जेता देवड़ा को उल्लूक खान के साथ जो मिलने के लिए भेजा था, और मोहम्मद शाह मंगोल से जब वो वार्तालाप होती है, मोहम्मद शाह मंगोल भाग जाता है रणथंभौर वो लूट का माल लेकर के। तो वहां उस समय भी शासक जो है वो आपके मान लीजिए पूछ लिया कि जब जालौर में सेना ने पड़ाव डाला और सेना की जब सहायता नहीं की, सहायता किससे मांगी या जालौर के किस शासक से सहायता मांगी, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि वहां पर कानड़देव होगा, लेकिन असल में कानड़देव नहीं है। असल में कानड़देव के पिता सामंत सिंह का वहां पर शासन था। तो चाहे तो अपन इस बुक को भी याद रखें कि अलाउद्दीन की गुजरात से लौटी सेना या गुजरात से आई सेना के समय सेना के समय शासक थे, यानी उस समय यही शासक थे, लेकिन इन्होंने उनको पनाह नहीं दी, उनको शरण नहीं की, उनकी सहायता नहीं की। तभी तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है आक्रमण करने में एक कारण यह भी है कि गुजरात से जो सेना आई थी उनकी सहायता नहीं करके उल्टा उन लोगों को परेशान किया था। इस कारण यह भी एक अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण करने का कारण था। और इन्होंने अपने पुत्र यानी कानड़देव को राज्य सौंप दिया था। जीवित रहते ही इन्होंने अपने पुत्र को, यानी जो स्थितियां देख करके एक युवा के हाथों में बागडोर सौंप देनी चाहिए, इस आधार पर इन्होंने अपने पुत्र को घोषित कर दिया उत्तराधिकारी और शासक बना दिया किसको? कानड़देव को सामंत सिंह ने। अब शासक बनेंगे कौन? कानड़देव, जिसका हम नॉर्मली पढ़ते हैं
कानड़ देव का टाइम पीरियड था 1305 से 1311। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इनके पिता के समकालीन शासक तो बहुत सारे हैं और कानड़ देव के समकालीन सिर्फ दिल्ली सुल्तान एक ही होगा। कानड़ देव के समय कौन है? केवल एक ही सुल्तान होगा। तो समकालीन दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान, तो समकालीन दिल्ली सुल्तान में आपके केवल और केवल एक है, अलाउद्दीन खिलजी। बारह सौ 96 से लेकर के 1316 तक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो समकालीन एक ही है, कानड़ देव के समकालीन ज्यादा नहीं, लेकिन सामंत सिंह के समकालीन बहुत सारे शासक है, चाचिंग देव के समकालीन 2 शासक है। उधर हम बात करें कि वहां उदय सिंह के समकालीन बहुत सारे शासक है। तो ये बहुत सारे शासक यहां पर समकालीन, लेकिन केवल और केवल कानड़ देव के समकालीन आपको क्या है, एक शासक मिलेगा, बाकी जगह पर बहुत सारे शासक समकालीन है वहां। अब हम बात करते हैं कि यहां अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच में संघर्ष क्यों हुआ, क्या रीजन था कि उनके बीच में लड़ाई हुई या संघर्ष हुआ। तो यहां आक्रमण का कारण क्या था, दुनिया भर के आक्रमण के कारण अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट 2-3 जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे थे, तो उनमें सबसे हम बात करें कि आक्रमण के कारण। देखो, आक्रमण के कारण में सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो नंबर 1 है कानड़ देव का एक शक्तिशाली या महत्वपूर्ण शासक होना। कोई भी शासक नहीं चाहता था उसके समय कोई शक्तिशाली शासक और बचे, राजनीति में जायज भी है। नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। जैसा कि अपने बात की थी कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो सिकंदर सानी की उपाध्याय की थी विश्व विजेता की, और वो चाहता कि हमारा क्षेत्र बढ़े, तो नॉर्थ इंडिया में जो आक्रमण करेगा तो 6 राज्य ही तो थे जो दिल्ली सल्तनत में नहीं थे, गुजरात, जालोर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और सिवाना। बस केवल यही तो जिनको उन्होंने विजित नहीं किया था। तो निश्चित रूप से यहां पर आक्रमण करेगा, लेकिन बहाना ढूंढेगा कि बहाना क्या होगा, और वो शुरुआत राजपुताना के अंदर रणथंभौर से करेगा। यानी जालोर है, कहां पर है, उसकी सामरिक स्थिति है, भौगोलिक उसका महत्व या सामरिक स्थिति, सामरिक महत्व। मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर जालोर का होना। कोई भी शासक ये नहीं चाहता कि जब वो कहीं और आक्रमण करने जाए उसके बीच में कोई ऐसा एरिया हो जिसमें उसको दिक्कत पैदा हो। क्योंकि मालवा और गुजरात जाना, तो मालवा गुजरात के, दिल्ली से जब मालवा और गुजरात जाओगे तो उस रास्ते पर ये चित्तौड़ और जालौर जैसे महत्वपूर्ण राज्य थे, तो निश्चित रूप से वो उसके ऊपर आक्रमण करेगा। तो ये भी उसका एक रीजन था। इनके अलावा हम बात करें यहां पर गुजरात से आई सेना को सहायता प्रदान नहीं करना।
यानी जो गुजरात से सेना आई थी, और वो जालौर के पास में जब पड़ाव डाला उसने, तो यहां सहायता नहीं की थी, उल्टा उन लोगों को परेशान किया था। और कहते हैं यहां पर कानड़देव, युवराज कानड़देव ने जेठा देवड़ा को भेजा था उल्लुक खां के, क्योंकि उल्लुक खां देखा जाए तो उसका भाई भी है, सेनापति भी था। उल्लुक खां, नुसरत खां, अल्प खां, मोहम्मद शाह मंगोल। तो अल्प खां को तो गुजरात के बाद कर्ण बघेला को पराजित करने के बाद वहीं पर गवर्नर नियुक्त कर दिया था। और ये जब ये आए थे तो उनकी सहायता नहीं करके उनकी वास्तविकता जानने के लिए भेजा था, मिलने के लिए। लेकिन वो मोहम्मद शाह मंगोल को से मिलकर के आता है, और मोहम्मद शाह मंगोल उसके बाद रणथंभौर भाग जाता है। तो वो भी अलाउद्दीन के दिमाग में था, भगाने वाले ये लोग थे। इनके अलावा यहां पर कहते हैं कि फरिश्ता जैसा इतिहासकार कहता है कि मेन जो मुद्दा था वो था अधीनता स्वीकार करवाना, और कानड़देव यहां पर अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता था। और कहते हैं कि जब यहां ऐनुल मुल्क को भेजा गया था इनको समझाने के लिए, और कानड़देव और उसका यानी पुत्र वहां पर चले जाते हैं दिल्ली दरबार में, और वहां पर कुछ इस तरीके की बात कर दी जाती है किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और वो नागवार गुजरती है किसको, वो स्वाभिमानी व्यक्ति यानी कानड़देव को नागवार गुजरती है, और वहां से वो लौट करके आ जाता है। तो वो यानी अलाउद्दीन को वहां पर नागवार गुजरा। तो अधीनता स्वीकार नहीं करना भी था, अधीनता स्वीकार न करना। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे कारणों में एक रीजन, जैसे हर जगह हमारे इतिहास के अंदर आता है, प्रेम कहानी जोड़ दी जाती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ जोड़ दी जाती है, संयोगिता हरण की कहानी जोड़ दी जाती है। गुजरात इधर आपकी बात करोगे चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ में जोड़ दी जाती है, पद्मनी की कहानी को जोड़ दिया जाता है। तो वहां उसी तरीके से यहां पर भी एक है कि वीरमदेव एवं फिरोजा की प्रेम कहानी। अब इसमें बहुत सारे रीजंस आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें लिखी आती है वीरमदेव और फिरोजा। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि साहब वीरमदेव का फिरोजा से शादी नहीं करना भी एक कारण था। अगर वीरमदेव फिरोजा से शादी कर लेता तो अलाउद्दीन क्या नहीं करता, आक्रमण नहीं करता। तो वीरमदेव का फिरोजा से शादी नहीं करना, फिरोजा से विवाह नहीं करना। और तभी फिरोजा कहते हैं कि नाराज होकर के अपनी ढाई को भेजा था, और वो कहानी अपने को मिलती है वहां पर कि उसका शीर्ष काट के ले गई गुलबिस्त, और ले जाकर के फिरोजा को देती है। फिरोजा उसका विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार करती है, और बाद में यमुना नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। लेकिन यहां देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो उस युद्ध के समय जब वीरमदेव चारों तरफ दुश्मनों से घिर जाता है, तो आशापुरा माता के समक्ष खुद यानी छुरा गोप करके खत्म होता है। तो ये कहानी इतिहास के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अपने को कुछ फैक्ट अपने को पता होना चाहिए कि ये भी एक कारण बताया जाता है कि वीरमदेव का फिरोजा शादी नहीं करना। और यहां पूछ ले कि फिरोजा की धाई कौन है, फिरोजा की धाई, तो उसका नाम है गुल विहस्त, जिसको कहते हैं भेजा था फिरोजा ने, और वो वीरमदेव का शीर्ष काट करके ले जाती है। तो ये जिस प्रकार की जो कहानियां मिलती है उसमें तो नाम ध्यान होना चाहिए कि वो नाम क्या धाय का, तो वो है गुलविस्त। तो बहुत सारे रीजन है जिसके कारण, लेकिन महत्वपूर्ण जो कारण मानेंगे वो है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अब ये अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, अब इस आक्रमण को लोगे तो बहुत सारे विवाद पैदा, लेकिन सामान्यतः हम कहते हैं यह आक्रमण हुआ था 1311 में। 1311 ईस्वी में यह आक्रमण माना जाता है। लेकिन आपने देखा हो
सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा और भी पूछा जा सकता है कि फरिश्ता के अनुसार जालौर पर आक्रमण, तो उसमें आता पहला आक्रमण द्वितीय आक्रमण, कि फरिश्ता के अनुसार प्रथम आक्रमण जालौर कब हुआ और द्वितीय आक्रमण कब हुआ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि फरिश्ता सिवाना पर जो दुर्ग हुआ था, सिवाना दुर्ग पर जो अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था, उसी आक्रमण को जालौर का मानते, क्योंकि सिवाना दुर्ग को हम जालौर दुर्ग की कुंजी मानते हैं। और सिवाना के अंदर यानी कानड़ देव का भतीजा शीतल देवी तो शासक था वहां, तो वो उसको एक ही मान लेता, जालौर ही मान लेता, सिवाना को अलग नहीं मान करके। वो 1308 में हुआ था। तो कई बार जैसे मान लो इस प्रकार प्रश्न आ जाता है कि जालौर पर फरिश्ता के अनुसार पहला आक्रमण कब हुआ, 1308, दूसरा आक्रमण कब हुआ, 1311, मनोज नैन्सी के अनुसार आक्रमण कब हुआ, 1311, जिन प्रभा सूरी के अनुसार आक्रमण कब हुआ, 1311। बाकी जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे क्या दे रहे हैं, 1311 दे रहे हैं। लेकिन यानी यहां हम फरिश्ता की बात करें तो फरिश्ता के अनुसार जो पहला आक्रमण है, फर्स्ट आक्रमण वो 1308 और सेकंड जो आक्रमण है वो 1311 है। अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो अपने को पता होना चाहिए। अब यहां अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो यानी कानड़ देव, उसके पुत्र वीरम देव, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में यहां पर कमालुद्दीन गुर्ग भी है। कमालुद्दीन गुर्ग जो सिवाना का गवर्नर था, जलाल खां भी है, बहुत सारे सेनानायक थे यहां। या इनके साथ एक विश्वासघात करता, उस व्यक्ति का नाम है बीका दैया। विश्वासघात किसने किया था, तो बीका दैया ने किया था, बीका दैया। और ये लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरमदेव और कानड़देव दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। और यहां कानड़देव की पत्नी जैतल दे के नेतृत्व में जौहर किया गया। इधर अलाउद्दीन खिलजी की विजय, और विजय के बाद जगह गवर्नर। अब गवर्नर में आप दो नाम देखोगे, अगर जलाल खां आता, जलाल खां भी हो सकता है, और जलाल खां नहीं है तो इंडियन हिस्ट्री की जो भी किताब मिलती है उसमें नाम मिलता है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग, जिस व्यक्ति को सिवाना का गवर्नर बनाया था उसी व्यक्ति को यहां पर कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री किताब पढ़ेंगे तो उसमें नाम सब जगह हमारे कमालुद्दीन गुर्ग ही मिलता है, और राजस्थान की पर्टिकुलर कुछ किताबों में जलाल खान का नाम मिलता है। और इस दुर्ग का कहते हैं कि नाम बदल के क्या कर दिया, आपका जालौर दुर्ग था तो जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया, जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि यहां पर नहीं जीत पाता, जीतने की संभावना नहीं थी, लेकिन बीका दैया नामक व्यक्ति एक वहां पर कहते हैं गुप्त रास्ता बता देता है, और उस गुप्त रास्ते के माध्यम से ये दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद बीका दैया को जो प्रलोभन दिया गया था शासक बनाने का, तो वो घर जाकर के अपनी पत्नी को जो बताता है तो पत्नी उसको उसके यानी उसी समय उसको यमलोक भेज देती है। लेकिन तब तक दुश्मन जा चुके थे, और उन लोगों ने जब चारों तरफ से घेर लिया तो कानड़देव और वीरमदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस दुर्ग के लिए ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी ने कहा था, ये ऐसा दुर्ग जिसका आज तक कोई दरवाजा नहीं खोल पाया। ये ऐसा दुर्ग है जिसका आज तक कोई आक्रांता दरवाजा नहीं खोल पाया, यानी बाह्य आक्रमणकारी कभी भी मुख्य गेट से, मुख्य दरवाजे से इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी प्रवेश करता तो गुप्त रास्ते से जाता, नहीं कि वहां पर मुख्य गेट से वहां पर जा पाया था। तो कई बार वो कोटेशन भी, हमारा कथन भी आ जाता है, जैसे
आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कथन आता है या कोमलगढ़ के बारे में आता है, तो उसी तरीके से यहां पर भी आता है कि ऐसा दुर्ग जिसका दरवाजा आज तक कोई आक्रांता नहीं खोल पाया। तो वो कहने वाला व्यक्ति कौन था? हसन निजामी, और उनकी पुस्तक का नाम था ताजुल मासिर। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग में, कहते हैं कि एक परमार कालीन यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी जिसको तुड़वा करके उसका नाम यानी वहां पर रख दिया था तोप मस्जिद। क्या नाम रखा था? तोप मस्जिद बनवा दी गई। तोप मस्जिद यहाँ अलाउद्दीन के द्वारा नाम रखा गया। दुर्ग का नाम बदल कर दिया था जलालाबाद। और इधर ये इस जालोर का यानी प्रसिद्ध जो शाखा है वो कानड़ देव के समय हुआ है, उसकी पत्नी जैतल देव के नेतृत्व में ये किया गया था। अब यहाँ एक व्यक्ति जो इस परिवार का था, मालदेव का भाई कह सकते हैं या परिवार का व्यक्ति एकमात्र बस्ता जिसका नाम था मालदेव, और मालदेव अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसको पुरस्कार के रूप में चित्तौड़ दिया जाता है, यानी चित्तौड़ का गवर्नर बना दिया था। 1311 के अंदर मालदेव को यहां से हटा करके वहां भेज दिया गया था। लेकिन ये जो आक्रमण हुआ, ये जो संघर्ष हुआ, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कौन सी बुक्स में हमें जानकारी मिलती है इनकी? तो हम जानकारी पे चलते हैं। तो जानकारी के स्रोत, देखो जानकारी के स्रोतों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्रोत है कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध या कानड़ देव प्रबंध, इसके राइटर है पद्मनाभ। पद्मनाभ ने एक तो ये लिखा था, एक वीरमदेव सोनगरारी बाता, वीरमदेव सोनगरारी बाता या बात, ये दोनों ग्रंथ पद्मनाभ के लिखे गए। और पद्मनाभ ने ये लिखे किसके समय थे? तो ये लिखे थे अखेराज सोनगरा के समय। और ये अखेराज सोनगरा है महाराणा प्रताप के नाना यानी जयवंता बाई के पिता। इस युद्ध के 150 साल बाद पद्मनाभ ने इस ग्रंथ की रचना की थी, उस समय नहीं थी, बाद में की हुई रचना ये। मुहैणत नैन्सी रिख्यात, इसके राइटर हैं मुणोत नैन्सी। और ये आपके महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे। मारवाड़ के शासक महाराज जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे, जिन्होंने उनके काल में मणोत नैन्सी रिख्यात मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथ भी लिखा था। मणोत नैन्सी को हम राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। तो इन्होंने ये लिखा, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। खजाइन उल फुतू है, ये पुस्तक आपकी अमीर खुसरो की है। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के समय लिखी थी। तो अमीर खुसरो की बहुत सारी रचना है, इनमें से खजाइनुल फुतूह में हमें जानकारी मिलती है। तीर्थकल्प, जैन प्रभासूरी या जैन प्रभसूरी ने यह ग्रंथ लिखा था। किसके दरबारी विद्वान है ये? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी विद्वान थे। राजशेखर और जैन प्रभसूरी यानी उनके काल के दरबारी विद्वान थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल के।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे और उस समय इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था जिसमें भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। ये भी कहते 1311 में ही आक्रमण हुआ था। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें से जानकारी मिलती है, जैसे फरिश्ता का ग्रंथ है तारीख फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। ये 1560 में पैदा हुए थे फरिश्ता और दक्षिण भारत में इन्होंने काम किया था। मुर्तजाल के वहां पर सानिध्य में काम किया था अहमदनगर में, फिर उसके बाद बीजापुर में इन्होंने काम किया था। तो बहुत सारे इनके जो दर्श ग्रंथ माने जाते हैं और इस तारीख के फरिश्ता में यानी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो मोटे तौर पर हमारा ये पार्ट था। अब जैसे मिसलेनियस कुछ एक दो पॉइंट की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कई बार छोटे मोटे पॉइंट्स में कभी कभार यदा कदा एक आध और घूमता फिरता वहां से आ जाता है। तो एक यहां पर छोटा सा पार्ट अपना सिवाना भी इसी का पार्ट है, जालौर का ही पार्ट है, अलग से नहीं है और नहीं डायरेक्ट अपने दे रखा है। तो सिवाना के अंदर शासक उसमें शीतल देव थे। शीतल देव पर 1308 में आक्रमण किया और शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए। सिवाना का गवर्नर कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया था। कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया और इसका नाम बदल कर दिया खेराबाद। खेराबाद कर दिया गया। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर दोस्तों, तो एक इनका जो उल्लू खां के पास जिस व्यक्ति को भेजा गया था उसका नाम क्या था? जेता देवड़ा। तो उल्लू खां के पास जेता देवड़ा को भेजा था। और इसके अलावा हम बात करें तो मालदेव यहां पर जो बच जाते हैं और उनको दे दिया गया था क्या? चित्तौड़। तो मालदेव को जालौर विजय के बाद अधीनता स्वीकार करने पर चित्तौड़ का गवर्नर बनाया। तो दोस्तों मोटे तौर पर हमारे जालौर से संबंधित ये फैक्ट बनते हैं जो एग्जाम में हमारे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केवल कानड़देव नहीं पढ़ना है हमें यहां पर, यानी इनकी संस्थापक कीर्तिपाल से लेकर के कानड़देव तक चलना है। तो कीर्तिपाल है, समर सिंह है, उदय सिंह है, चाचिंग देव है, सामंत सिंह है, कानड़देव है। उनके समकालीन कौन दिल्ली के सुल्तान थे और उनके मध्य कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार उनके संघर्ष हुआ। तो उन सब पॉइंट्स को रखना है। यहाँ साहित्य का ध्यान भी रखना अपने को। तो सब कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है। धन्यवाद।